तो कभी भी अगर हमको लिंक लगाना है तो हम क्या करेंगे, ए टैग का यूज करेंगे। ए टैग का मतलब होता है एंकर लिंक। तो एंकर अगर हमको लगाना है तो ए टैग होता है। तो ए लिखकर हम एंटर करेंगे तो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। देखो अलग अलग टैग के कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, देन कुछ कॉमन एट्रीब्यूट भी होते हैं। जैसे टाइटल एक एट्रीब्यूट है, वो मैं हर एक टैग पर लगा सकता हूँ, बट जो एच है वो मैं कुछ टैग पर ही लगा सकता हूँ जहाँ पर हमको एड्रेस देना होता है कि हमको कहीं पर जाना है। जैसे ए टैग जो है वो एक लिंक है, तो वो लिंक भी तो हमको देनी पड़ेगी कि किस लिंक पर हमको जाना है। जैसे अगर मुझे यूट्यूब पर लगाना है तो मुझे यूट्यूब की लिंक भी होनी चाहिए पहले मेरे पास। तो मैं यूट्यूब ऐप ओपन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ये यूट्यूब की लिंक है तो मैं लिंक को करता हूँ कॉपी। देन मैं यहाँ पर जो एड्रेस है, एड्रेस में हमेशा हम एड्रेस देते हैं। जैसे ऊपर भी हमने जहाँ पर एड्रेस था वहाँ पर हमने एड्रेस भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी एड्रेस में हम एड्रेस देंगे कि किस लिंक पर हमको इस पे क्लिक करने पर किस लिंक पर जाना है। तो यूट्यूब पर हमको जाना है, देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाई टी यूट्यूब के लिए। देखो यहाँ पर वाई टी लिखा हुआ है, यहाँ पर वाई टी लिखा हुआ है। तो अब जैसे ही इस वाई टी पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं यूट्यूब वाली जो लिंक हमने वहाँ पर दी है उस पर पहुँच जाऊँगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया, देखो यूट्यूब ओपन, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि वेबसाइट में ऐसा टेक्स्ट तो लिखा हुआ नहीं होता है, वहाँ पर आइकन होता है यूट्यूब का, है ना। जब हम क्लिक करते हैं तो अगर हमको आइकन लगाना है तो वो कैसे लगाना है, तो उसके पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ इमेज टैग। तो इमेज लगाने के लिए IMG टैग होता है हमारे पास। तो IMG के अंदर उसके कुछ सेपरेट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे SRC होता है और ALT होता है। SRC का मतलब होता है सोर्स, कि वो जो इमेज है वो कहाँ से लेनी है या फिर उसका एड्रेस, है ना। तो इमेज होनी ही चाहिए हमारे पास, तो सेम हम इमेज लगाते हैं इसे लेकर। या फिर किसी क्रिकेटर से लगा देते हैं, विराट कोहली। देखो तो दो तरीके हैं इसके भी सेम, हम डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, देन हम कॉपी करके भी लगा सकते हैं। तो राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, फिर उसके बाद SRC में हम वो एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास वो इमेज आ चुकी है, बट वो बहुत बड़ी आई है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हमको विड्थ कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक विड्थ एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। अब देखो इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो हमको एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। तो विड्थ एक एट्रीब्यूट होता है, उसमें मैं वैल्यू दे सकता हूँ पिक्सल में। तो 100 में दे दूंगा तो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, 300 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये इमेज आ चुकी है। तो कभी भी हमको इमेज लगानी है तो हमको कौन से टैग का यूज करना पड़ेगा, IMG टैग का। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें अल्ट होता है, तो ये क्या चीज़ होती है वो भी बता दूँ। अब अगर मेरे पास अभी मैंने लिंक से लगाया है, बट अगर मुझे डाउनलोड करके लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड करते हैं पहले, सेव इमेजेस। तो जहाँ पर हम फाइल्स बना रहे हैं ना, हम वहीं पर हमेशा वहीं पर रखेंगे चीज़ों को। ठीक है, जो इमेज उसमें यूज हो रही है उस इमेज को हम उसी फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो HTML फोल्डर है हमारा, देन उसके बाद यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे इमेजेस का। देन उसके बाद इसके अंदर हम रखेंगे, तो यहाँ पर हम नाम भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम विराट कोहली इतना ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद हमने आइकन भी लगाया था ये वाला, तो ये वाला आइकन भी लिंक से लगाया था, तो ये डाउनलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, सेव इमेजेस, फिर उसके बाद सेम फोल्डर, बट हमको अब आइकन का फोल्डर बनाना है, इमेज तो नहीं है वो आइकन है ना, इसलिए हम आइकन का फोल्डर बनाएंगे। फिर उसका नाम भी चेंज कर देंगे आइकन। तो हमने सेम फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाया है, तो जो भी हम उधर काम फोल्डर वगैरह बनाते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि वही फोल्डर हमारे पास खुला हुआ है यहाँ पर। तो हमारे पास इमेजेस एक फोल्डर आ गया जिसके अंदर एक इमेज है, देन आइकन एक फोल्डर आ गया जिसके अंदर एक आइकन है। तो यहाँ से हमको लगानी है। ठीक है, तो हम लगा, ये जो आइकन है इसको मैं करता हूँ कमेंट, देन नीचे लगाता हूँ लिंक, देन रेल में क्या आएगा, आइकन, क्योंकि हम आइकन लगा रहे हैं, देन एड्रेस में उसका एड्रेस। तो अभी देखो डायरेक्टरी सेम है, अभी जहाँ पर मेरी HTML की फाइल है वहीं पर वो फोल्डर है। ठीक है, तो सेम डायरेक्टरी में हम क्या करते हैं, डॉट स्लैश लगाते हैं, तो डॉट स्लैश। तो अब देखो मुझे आइकन फोल्डर मिल गया,
तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, देन आइकन डॉट पी। तो अभी देखो ये वाली लाइन तो मैंने कमेंट की हुई है, मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो अभी ये वाली लाइन देखो आइकन हमारा लगा हुआ है, तो इस लाइन को भी मैं कमेंट कर दूँ तो आइकन चले जाएगा, है ना, क्योंकि आइकन के लिए हमने कोई लिंक टैग लगाया ही नहीं है, इसका मतलब है। तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, तो आइकन हमारा आ चुका है। तो हमको अगर हमारे पास फाइल डाउनलोडेड भी है तो हमको ऐसा एड्रेस देना है, ठीक है, उस फाइल। देन उसके बाद जो हमारा इमेज है, इमेज में भी सेम काम हम करते हैं, इसको करते हैं कमेंट। देन हम नीचे फिर से उसका एड्रेस यहाँ से देंगे डाउनलोडेड फाइल, तो एक्सप्रेस के अंदर एसआरसी के अंदर सॉरी। तो फिर से हमारी डायरेक्टरी सेम है, हम एचटीएमएल के अंदर लगा रहे हैं, तो मतलब हम यहाँ से रेफरेंस लेते हैं कि हम अभी एचटीएमएल के अंदर है, इस वाली फाइल के अंदर। तो अगर मुझे इस इमेज फोल्डर पर जाना है तो सेम डायरेक्टरी है। देखो अगर मैं इधर भी बताऊँ तो अभी हम कहाँ पर है, एचटीएमएल फोल्डर के अंदर, मतलब हमारी जो एचटीएमएल फाइल है यहाँ पर। तो मुझे अगर इमेज फोल्डर चाहिए तो मुझे यहीं पर मिल जाएगा, है ना, मुझे कहीं पीछे या फिर बाहर बाहर नहीं जाना है, तो मुझे यहीं पर मिल जाएगा। तो यहीं पर अगर मिल जाएगा तो डॉट स्लैश है, डॉट स्लैश इमेजेस फोल्डर, इसके अंदर विराट कोहली जेपी। अभी भी सेम इमेज हमारी लग रही है। अगर मैं इस वाली लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ तो इमेज हमारी हट जाएगी, ठीक है, हमारी इमेज लगी हुई है। तो इमेज टेक्स्ट हम कोई भी इमेज हम लगा सकते हैं, है ना, इतना हमने देख लिया। देन उसके बाद अल्ट क्या चीज है, तो अल्ट में जो भी मतलब अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव, ठीक है। अगर किसी भी कारण से ये इमेज उसको नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, ये वाला जो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होता है वो शो करता है। जैसे विराट की पिक्चर इसमें, तो विराट हम लिख देते हैं। देन उसके बाद देखो क्या है, अगर मैं ये इमेज को इस एड्रेस से हटा दूँ, ठीक है, मैंने उसको नॉर्मल कर दिया, मतलब इमेजेस फोल्डर के अंदर वो नहीं है, बट यहाँ पर हमने क्या दिया कि इमेजेस के अंदर वो फाइल है, ठीक है। तो अभी एड्रेस पे तो उसको वो फाइल मिलेगी, तो क्या होगा, वो फाइल तो शो नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पर विराट शो हो गया, जो हमने कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अल्ट के अंदर, ठीक है। तो अल्ट लिखना बहुत जरूरी है, जब भी हम इमेज टैग लगा रहे हैं तो जो भी हम इमेज लगा रहे हैं उसके रिलेवेंट हम कुछ भी इसके अंदर लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि जब भी हम यहाँ पर देखेंगे कि हाँ कोई तो इमेज मेरी शो नहीं हो रही है जिसका नाम विराट है, ठीक है। अब अगर मैं ये नहीं लगाता तो देखो क्या होगा, कुछ भी इधर शो ही नहीं होगा, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कोई इमेज भी यहाँ पर लगी हुई थी जो कि शो नहीं हो रही है ना। तो वो लिखना बहुत जरूरी है। तो क्लियर है, ये वेट क्लियर है, वेट से हम उसकी वेट सेट कर देंगे। देन एसआरसी में हम उसका एड्रेस देते हैं, सोर्स क्या है उसका। देन अल्ट में हम देते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो अब क्या करना है हमको, जो लिंक टैग हमने लगाई थी जिसके अंदर हमने वाईटी लिखा था, तो वाईटी की जगह हमको क्या करना था, हमको एक आइकन लगाना था यूट्यूब का। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको नॉर्मल रहने देंगे, देन इसी को कॉपी पेस्ट करके दूसरे वाले में हम लगाएंगे आइकन। तो यहाँ पर हमको लगाना है आइकन, है ना। तो देखो इसका भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है, ये ए का ओपनिंग टैग है जिसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, देन एक क्लोजिंग टैग है उसका, तो इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा वो इसी का पार्ट होगा, है ना। तो इसके बीच में मैं क्या है, IMG टैग लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इमेज लगानी है तो और कोई तरीका है नहीं मेरे पास, मैं IMG टैग से ही हमको लगाना पड़ेगा। तो IMG में अब सोर्स हम क्या दे देंगे, यूट्यूब का आइकन। तो आइकन हमको पहले लेना भी पड़ेगा, तो यूट्यूब आइकन PNG, ठीक करके। अब दोनों तरीके मैंने बता दिए, डाउनलोड करके भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, तो हम कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। बट जब भी हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो सारी चीजें हम सारी इमेजेस हम डाउनलोड भी करेंगे, कभी भी लिंक से नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एसआरसी में उसका एड्रेस, फिर उसके बाद अल्ट में क्या आएगा, जो भी अल्टरनेट टेक्स्ट है उसका। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वाईटी आइकन, यूट्यूब का ये आइकन है। तो जब भी ये टेक्स्ट ये इमेज शो नहीं होगी तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि यूट्यूब का आइकन है जो कि शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, वो इमेज आ गई इतनी बड़ी, तो सेम हमको वेट कम करनी पड़ेगी उसकी। तो इमेज टैग में ही वेट लगेगी, अब ए टैग में नहीं लगेगी, भले इमेज उसके अंदर है बट इमेज टैग का ही एट्रीब्यूट होता है। तो वेट इसकी मैं देता हूँ हमको, वो कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो सेम इसमें लिंक कौन सी लगी हुई है, मतलब ये इमेज किसके अंदर है, ए टैग के अंदर है, तो ये ए टैग का ही काम करेगी। तो ए टैग में हमने कौन सी लिंक लगाई हुई है, यूट्यूब की, तो सेम हम यूट्यूब के पेज पर पहुंचेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यूट्यूब ओपन हो गया, ठीक है। अगर मैं इस वाईटी पे भी क्लिक करूंगा तो भी यूट्यूब ओपन हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी भी सेम लिंक लगी हुई है यूट्यूब वाली। बट अभी हो क्या रहा है देखो,
जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये उसी पेज पर खुल रहा है, जो हमारा डेमो वाला पेज है उसी पर खुल रहा है ना। तो अगर मुझे डेमो वाला पेज फिर से देखना है तो मुझे बैक जाना पड़ रहा है। अभी मैंने ओपन किया तो उसी पेज के ऊपर खुला है। तो मुझे क्या चाहिए कि एक न्यू पेज बनाए, देन उसके ऊपर खोले। ठीक है, हमारा ये वाला पेज ऐसा कैसा रहना चाहिए, हमको क्या लगाना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, एडिशनल चीज उसको देनी है ना। ये तो एक्स्ट्रा है जो भी हम दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा देने के लिए हमको क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट लगाते हैं। तो उसके लिए भी एट्रीब्यूट ही लगेगा। तो ओपनिंग टैग में हमेशा एट्रीब्यूट लगता है, तो हम यहाँ पर ओपनिंग टैग के अंदर लगाएंगे। और वो जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है टारगेट। टारगेट और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अगर हमने ये एट्रीब्यूट लगा दिया ना किसी भी एंकर टैग में, तो जब भी उस पर क्लिक होगा तो वो जो फाइल खुलेगी वो खुलेगी न्यू टैग। आपके नाम बता दो, आप आपके नाम बता दो मुझको। बैकग्राउंड विंडो वो अलग अलग व्यू बना के करना पड़ेगा, पोजिशन यूज करके पोजिशन पे ले आना पड़ेगा। तो इसको ब्लर कर दो, तो ब्लर से वो फेड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर फोल्डर बनाया अलग अलग, फिर हमने डाउनलोड किए। देखो, अगर आपने एक तो आप अगर अपना प्रोजेक्ट बना रहे, अभी तो प्रोजेक्ट की वजह से बात हो रही है, तो प्रोजेक्ट अगर अपना बना रहे तो सारी इमेजेस आपकी होंगी, तो आपको डाउनलोड ही करनी पड़ेगी। आप अगर लिंक से लगाओगे और आपका नेट अगर कनेक्टेड नहीं है तो वो इमेज शो ही नहीं होगी, वो नेट से आती होगी। अगर लिंक लगाएंगे तो वो नेट से आएगी। तो अगर आपके पास ऑफलाइन में डाउनलोडेड है तो फिर आप उसको लाइव करोगे तो आपके पास सारी इमेजेस होगी। वो भी है, देन अगर आप बिजनेस के लिए अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप किसी और की इमेज को यूज कर ही नहीं सकते, वो कैच कर देगा आपके ऊपर, है ना। अभी तो इतने है ना, तो वो कैच कर लेगा। तो अगर आपको कोई बिजनेस है तो आपके प्रोडक्ट है तो आपको खुद की इमेजेस भी लगानी होती है ना, जिससे कॉपीराइट आपका हो, उसका दूसरे का नाम। तो इसलिए भी, और अच्छी प्रैक्टिस वो ये कि हम डाउनलोड करके ही लगाएं। ठीक है, तो हमने इमेज लगा दी उसके अंदर। फिर हमारी विराट वाली इमेज शो नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हमने एड्रेस से हटा दी थी वो इमेज, तो फिर से वहीं पर डाल देते हैं। तो अभी इमेज के अंदर आ गया है वो, तो उसको ये जो एड्रेस है वो सही मिल जाएगा, तो वो इमेज शो कर देगा। देन अगर एक चीज और कि अगर अभी तो सेम डायरेक्टरी में हमने डॉट स्लैश लगाया देन हमको फाइल मिल गई, और अगर डायरेक्टरी अलग होगी तब क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक और फोल्डर बनाता हूँ HTML नाम से, देन जो HTML की फाइल है वो उस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, देन CSS नाम का भी एक फोल्डर बनाता हूँ, देन CSS की फाइल उसके अंदर। ठीक है, तो अभी 4 हमारे पास फोल्डर है, देन चारों के अंदर उनकी फाइल है। आइकन के अंदर आइकन, इमेज के अंदर इमेज, HTML के अंदर HTML, CSS के अंदर CSS। तो अभी तो ये सारी फाइल्स उनको मिलेगी, देखो कुछ भी नहीं मिल रहा, इंडेक्स और HTML भी नहीं मिल रहा, क्योंकि HTML को ही लोकेशन हमने चेंज कर दी। तो हमने लाइव कहाँ से किया था, पहले दूसरी लोकेशन से किया था, अभी हमने लोकेशन चेंज कर दी, तो हमको लाइव वहीं से करना पड़ेगा, यहाँ से जाकर लाइव करना पड़ेगा। तो अभी वो खुल चुका है, बट इमेजेस नहीं आ रही। ठीक है, तो वो कैसे आएगी, या फिर CSS भी लिंक नहीं हुई। अगर मैं CSS भी देखो आपको बताऊँ, हमने H1 टैग बनाया, तो H1 को मैं टारगेट करके उसका कलर रेड कर, पर नहीं हुआ है ना। H1, ये H1 है हमारा, इसका कलर रेड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि CSS लिंक ही नहीं हुई है। हमने लिंक करके तो रखी, बट एड्रेस जो है वो गलत है।
तो सही एड्रेस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर अब अभी हम कहाँ पर है, HTML में कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर है index.html में। देन यहाँ से हमको CSS पे जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं बैक जाऊंगा तब मुझे CSS फोल्डर मिलेगा, देन उसके अंदर जाऊंगा तब मुझे index.cs मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर है तो हमको एक फोल्डर पीछे जाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फोल्डर पीछे जाने के लिए क्या होता है, डॉट डॉट स्लैश होता है। अगर उसी फोल्डर में है तो डॉट स्लैश, अगर हमको पीछे जाना है तो डॉट डॉट स्लैश। तो डॉट डॉट स्लैश, देखो मुझे सारे फोल्डर मिलते हैं जो भी वहाँ पर थे। तो जैसे ही मैं HTML के पीछे जाता हूँ मुझे ये सारे फोल्डर मिलते हैं, वैसे ही सेम मुझे यहाँ पर भी सारे फोल्डर मिल गए, है ना। तो मुझे CSS लगाना है तो मैं CSS के अंदर जाऊँगा, CSS फिर से स्लैश, अगर अंदर जाना हो तो स्लैश, तो CSS के अंदर जाना है तो स्लैश, उसके अंदर मैं आ चुका हूँ। तो index.css के अंदर फाइल है तो वो मैंने ऐड कर दिया, सेम ये वाला आइकन। तो अभी हम HTML में, तो हमको HTML के बाहर जाना पड़ेगा, तो डॉट डॉट स्लैश देन आइकन, आइकन के अंदर जाना है तो फिर स्लैश देन आइकन डॉट पीएनजी, ठीक है। वैसे सेम जहाँ जहाँ पर हमने एड्रेस दिया, यहाँ पर इमेज को दिया हमने। तो अभी भी हम HTML में, तो हमको उसके बाहर जाना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश देन इमेजेस देन विराट। तो सारी चीजें हमारी लिंक है, और देखो इसका वजह से रेड हो चुका है, मतलब CSS भी लिंक हो चुकी है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे जो टैग्स होते हैं, एक मिनट, तो इसके आगे और करो कि इतना ही रहने देंगे। और पढ़ा भी इसके आगे या फिर इतना ही रहने दें आज के लिए। तो और जो हमारे पास टैग्स होते हैं वो होते हैं, अभी न्यू फाइल बनाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो HTML के अंदर हम सारी HTML की फाइल बनाएंगे, CSS के अंदर सारी CSS, और जो भी इमेजेस होगी वो इमेजेस फोल्डर के अंदर रखेंगे, और जो भी आइकन्स होंगे वो आइकन के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो हायरार्की, फोल्डर हायरार्की जिसको बोलते हैं, वो हमारी सिस्टमेटिक रहेगी। देन हमको भी चीजें अगर ढूंढनी रहेगी, तो अगर इमेज ढूंढनी है तो हम इमेज फोल्डर में जाएंगे डायरेक्ट, है ना, हम डायरेक्ट कुछ भी कुछ भी नहीं बनेगा। तो हम बना रहे हैं मोर टैग डॉट HTML, देन इसकी CSS फाइल भी हम अलग बनाएंगे, मोर टैग डॉट सी। तो सबसे फर्स्ट जो टैग है वो कौन सा आएगा, डॉक टाइप, है ना, डॉक टाइप HTML। देन HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, फिर बीच में आएगा हेड, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल में हमारा क्या है, मोर टैग। देन उसके बाद CSS अगर लिंक करनी है तो वो भी हेड में होगा, तो लिंक रेल में स्टाइल शीट, देन डॉट डॉट स्लैश CSS, CSS के अंदर मोर टैग डॉट CSS। देन उसके बाद हमारा बॉडी टैग बनेगा, इसको करते हैं लाइव। तो राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, या फिर यहाँ से हम गो लाइव करते हैं, ठीक है। तो मोर टैग हमारा आ गया। देन उस पर भी अगर आइकन लगाना है तो कैसे लगाएंगे, हेड के अंदर, क्योंकि वो बॉडी का तो पार्ट है ही नहीं, मतलब व्हाइट स्पेस में तो आएगा ही नहीं वो, तो वो हेड में आएगा। तो हेड के अंदर लिंक टैग ही यूज करेंगे। देन अगर हमको डायरेक्ट शॉर्टकट पे जाना है तो हम ऐसे सेव आइकन वाले पे जाते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, रेल में ऑलरेडी आइकन आ जाएगा, ठीक है। दो वैल्यू है रेल में, एक शॉर्टकट है और एक आइकन है, तो हम एक ही वैल्यू रहने देंगे, हमको आइकन ही लगाना है। देन जो एक्सेस है वहाँ पर हम हमारा एड्रेस देंगे, ये तो नॉर्मली कोई सा लगा हुआ है, तो हम करेंगे डॉट डॉट स्लैश आइकन, आइकन
उसमें टाइप भी एक एट्रीब्यूट है। तो टाइप का मतलब ये होता है कि जो भी फाइल हम यहाँ पर दे रहे हैं एड्रेस में वो किस टाइप की फाइल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इमेज लिख दिया, वो एक इमेज भी हो सकती है और वो एक आइकन फाइल भी हो सकती है, डॉट ICO फाइल भी होती है, वो भी हो सकती है। तो ये लगाना हो तो लगा सकते हैं, ना भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक स्टेप आगे चलते हैं, अगर हम लगा देते हैं हम एक स्टेप चलते हैं कि अगर यहाँ पर कोई और फाइल आगे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो इमेज को ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये काम हमने कर दिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, वो टैग पढ़ते हैं, टैग्स पढ़ते हैं। तो HTML में भी सारे टैग ही पढ़ने वाले, क्योंकि मार्कअप लैंग्वेज है उसमें सारे टैग्स भी है। ठीक है, उन्हीं टैग को हम फिर CSS में डिजाइन करते हैं, जैसे स्टाइल होगी हमें। तो अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट बोल्ड लिखना है, कहीं पर भी बोल्ड टेक्स्ट की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, बी टैग लगा दूंगा। तो बी टैग के अंदर, बी के ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो बोल्ड आएगा। तो मैं लिखता हूँ बोल्ड टेक्स्ट। अब मैं बोल्ड टेक्स्ट इसमें लिख रहा हूँ, इस वजह से वो बोल्ड नहीं होगा, वो बी टैग की वजह से बोल्ड होगा। ठीक है, टेक्स्ट तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। देखो इधर मैंने जो बोल्ड टेक्स्ट लिखा है वो बोल्ड आया। अगर मैं एक पी टैग लिख दूंगा तो पी में तो नॉर्मल आता है, तो पी में भी अगर बोल्ड टेक्स्ट में लिख दूंगा आएगा, तो देखो वो बोल्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो बी टेक्स्ट के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। हाँ हाँ, बट H1 में क्या होता है, जैसे अगर मैं H1 में लिखूँ, यहाँ पर H1 मैंने लिखा और हेड, देखो वो बड़ा आया है ना। तो अगर हमको नॉर्मल टेक्स्ट को बोल्ड करना है कहीं पर भी, तो हम बी टेक्स्ट का यूज करेंगे। हेडिंग का तो क्या है कि हेडिंग हमको बोल्ड चाहिए होती है, इसलिए, और 1 से लेके 6 तक उसके नंबर है कि कितनी बड़ी हमको हेडिंग चाहिए। तो जहाँ पर भी हमको हेडिंग लगाना है वहाँ पर हमको ऐसे मैनुअली जाकर टेक्स्ट को बोल्ड नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हेडिंग उसको बोल्ड रहेगा। देन जो भी हमको साइज चाहिए वो हम उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। ठीक है, तो बी टेक हो गया। तो डिफरेंस पता चल रहा है दोनों में, बोल्ड टेक्स्ट इन बी टैग। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास होता है, अगर हमको, अब देखो एक स्ट्रॉन्ग टैग भी होता है। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग टैग लगा रहा हूँ और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग टैग, मैं सेम नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उधर हमको पता चल जाए कि ये जो चीज लिखी हुई है वो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखी हुई है। देखो हो क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने जो लिखा है वो भी बोल्ड है, जो मैंने बी टैग के अंदर लिखा है वो भी बोल्ड है। तो दो टैग फिर बनाए क्यों, अगर वो सेम काम कर रहे हैं, दो टैग बनाए क्यों। देखो एक हमारे होते हैं नॉर्मल टैग और एक हमारे होते हैं सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग, तो सिमेंटिक टैग जो होते हैं ना, देखो एक और टैग बता दो, एक HR टैग होता है जो कि सेल्फ क्लोजिंग होता है, मतलब उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे हमारा लिंक है, देखो लिंक आपको कहीं पर भी क्लोजिंग टैग में दिखेगा, वो ओपन हो रहा है, कहीं पर भी क्लोज नहीं हो रहा है। तो ये जो टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग होता है। जैसे डॉक टाइप है, डॉक टाइप भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो ऐसे कुछ टैग जो हमारे होते हैं वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, बाकी जो होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ आ रहे हैं। जैसे हेड है तो वो एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है। तो कुछ टैग हमारे सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, कुछ टैग हमारे जो होते हैं वो दोनों के साथ होते हैं। तो जो HR एक टैग है जो कि हॉरिजॉन्टल रूलर जिसका नाम है, अगर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है तो उसके लिए यूज करते हैं। तो HR टैग में जहां पर भी लगा दूंगा ना वहां पर आ जाएगी एक लाइन। ठीक है, तो जहां पर भी हमको सेपरेट करना है चीजों को तो वहां पर हम HR टैग लगा देंगे। तो HR टैग लगाते ही लाइन आ जाएगी, हमको CSS से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जैसे HR टैग लगाएंगे वैसे एक लाइन आ जाएगी। जैसे मैंने अभी इस बी टैग के नीचे लगाया तो बी टैग के नीचे हमारी लाइन आ गई। देखो बी टैग, अगर मुझे H2 के बाद में भी लगाना है तो H2 के बाद अगर मैं HR टैग लगाऊंगा, ये H2 है हमारा सिमेंटिक टैग जिसके अंदर लिखा है, देन उसके बाद भी एक लाइन। जहां जहां पर हमको लाइन चाहिए वहां पर हम HR टैग लगा देंगे। यहाँ से हटाता हूँ, देन इसको ज्यादा बड़ा ठीक है, ठीक है, थोड़ा छोटा। देन उसके बाद और जो हमारा ये है ये नॉर्मल है, इसके अंदर भी H3 के अंदर मैं लिख देता हूँ नॉर्मल। देखो अभी हो क्या रहा है, ये हमारा सिमेंटिक टैग है और ये हमारा नॉर्मल टैग है, बट दोनों के काम से है ना। तो सिमेंटिक टैग हम यूज कब करते हैं, सिमेंटिक टैग ऐसे टैग होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है। जैसे हमको नॉर्मली अगर कोई भी टेक्स्ट, जैसे क्लाइंट हमको वेबसाइट बनाने के लिए रहता है, ठीक है, क्लाइंट हमको ऑर्डर देगा वेबसाइट बनाने के लिए, तो क्या होगा कि क्लाइंट हमको एक एक लाइन तो लिख कर नहीं देगा कि ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है, ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है ना, ऐसे तो वो नहीं देगा। सारी चीजें हमको करनी होती है उसके अकॉर्डिंग, वो हमको सिर्फ डेटा देता है।
तो अगर हमको लिखना है, तो अगर कोई भी एक पैराग्राफ हमने लिखा है हमारे हिसाब से, तो उसमें अगर कुछ भी हमको बोल्ड करना है तो हम बी टैग का यूज करेंगे। बट अगर क्लाइंट ने स्पेशली हमको कोई एक पैराग्राफ दिया है कि ये मेरी वेबसाइट में ये पैराग्राफ आना ही चाहिए, ठीक है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखेंगे। अगर उसको बोल्ड करना है तो स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब क्या होगा, अब जैसे स्ट्रॉन्ग टैग अभी इधर हमको फर्क पता चल रहा है कि यहाँ पर बी टैग लिखा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग लिखा है, बट यूजर तो इधर देखेगा, यूजर को तो पता ही नहीं चलेगा, यूजर प्रोग्रामिंग थोड़ी देखेगा, है ना, यूजर तो वेबसाइट देखेगा। जैसे यूट्यूब की वेबसाइट है, तो कौन सी चीज बी टैग में लिखी हुई है, कौन सी स्ट्रॉन्ग टैग में लिखी हुई है, मुझे नहीं पता चल रहा है ना, तो वैसे ही यूजर को तो पता नहीं चलेगा। बट ये किसके लिए होता है, ये हम लोगों के लिए होता है। जैसे आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो अगर आपके क्लाइंट ने कोई ऑर्डर दिया है आपको, तो आप अकेले उस पर वेबसाइट तो बनाओगे नहीं, पूरी टीम होती है वेबसाइट की, है ना, पूरी टीम इंजीनियर की होती है, तो पूरी टीम काम करेगी, आप एक पोर्शन पे काम करोगे उस वेबसाइट। तो अभी सबने पोर्शन बना लिए, देन कंबाइन होगी वेबसाइट, है ना, जब कंबाइन होगी तो कोई दूसरा आपका जब टैग जो देखेगा, जो भी आप लिखोगे कोड, तो उससे क्या होगा कि वहां पर जो भी स्ट्रॉन्ग टैग में होगा ना, वो कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर वो देखेगा कि स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर वो लिखा हुआ है, तो वो उसको चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट शो कर रहा है जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है उसकी। बट जो बोल्ड टैग में वो लिखा हुआ है, वो चेंज कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो चीज है वो नॉर्मली किसी चीज को बोल्ड करने के लिए यूज होती है। बट ये जो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा हुआ है, उसको वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट शो कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो इसलिए सिमेंटिक टैग होते हैं। तो ऐसे सिमेंटिक हमारे पास बहुत सारे टैग होते हैं। जैसे अगर मैं आई टैग लिखूं, तो आई टैग होता है इटैलिक के लिए, ठीक है। तो जो एचटीएमएल है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब अगर इटैलिक करना है तो आई टैग है, बोल्ड करना है तो बी टैग है। ऐसा नहीं है कि इटैलिक करना है तो एच टैग हो रहा है, एच नाम से टैग आ रहा है, ऐसा नहीं। इटैलिक करना है आई नाम से टैग। तो अगर मैं इसके अंदर लिखूँ इटैलिक टेक्स्ट, तो जो भी टेक्स्ट आएगा वो इटैलिक आएगा, है ना। देन अगर मैं लगाऊं एक ईएम टैग, ईएम, देन इसमें मैं लिखूँ ईएम टैग, देखो जो ईएम टैग में लिख रहा है वो भी इटैलिक आ रहा है, तो जो आई टैग में लिखा है वो भी इटैलिक आ रहा है। बट जो ईएम टैग है ना, वो हमारा सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक टैग मतलब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एम्फेसाइज होगा। ईएम का मतलब है एम्फेसाइज करना। तो एम्फेसाइज मतलब क्या होता है कि हम उस चीज पर जोर दे रहे हैं ना, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो वैसे ही सेम, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और हमको वो चीज हमको लिखना है, तो वो हम ईएम टैग में लिखेंगे, अगर उसको इटैलिक करना है तो। और अगर नॉर्मली किसी भी चीज जो हमने लिखी है वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसको अगर इटैलिक करना है तो हम आई टैग में करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास होता है कि यू टैग। अब यू टैग क्यों यूज करते हैं बता, अंडरलाइन देते हैं, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट फॉर्म में अंडरलाइन देना। तो इसके अंदर अंडरलाइन लिखता हूँ, जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो अंडरलाइन के साथ आ रहा है। इसी सेम सिमेंटिक टैग इसका हमारा होता है इंसर्ट, आईएनएस, आईएनएस का फुल फॉर्म है इंसर्ट। तो इंसर्ट की लिखता हूँ, जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे वो भी अंडरलाइन के साथ लाएंगे। तो वही है कि ये सिमेंटिक टैग है, देन ये हमारा नॉर्मल टैग, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास होते हैं और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है एक मार्क टैग। बॉडी में मार्क, तो मार्क टैग क्या होगा, मार्क टैग के अंदर में जो भी लिखूंगा ना, वो टेक्स्ट जो भी आएगा वो हाईलाइटेड आएगा। तो अगर मुझे कुछ भी हाईलाइट करना है तो मैं मार्क टैग के अंदर लिखूंगा। जो भी हम मार्क टैग के अंदर लिखूंगा उसमें ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है येलो कलर का, ठीक है। उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ सीएसएस से। बाकी अगर हमको ऐसे एचटीएमएल से ही लिखना है, मतलब सीएसएस से हम ये सारे काम कर सकते हैं। हम टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, हम इटैलिक भी कर सकते हैं नॉर्मल वाले को, देन हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं, देन हम सारे काम कर सकते हैं सीएसएस से। बट अगर हमको एचटीएमएल से ही करना है, सीएसएस में इतनी मेहनत नहीं करनी है, तो हम इन टैग्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद मार्क टैग हो गया। देन इसके बाद हमारे पास होते हैं एक डेल टैग होता है, डेल। तो डेल टैग में क्या होता है कि जो भी इसके अंदर लिखते हैं उसके सेंटर में एक लाइन आ जाती है। जैसे मैं डिलीट लिखता हूँ तो सेंटर में एक लाइन आ जाती है, ठीक है। तो अब ये चीज काम कहाँ पर है, ये चीज ऐसी चीज में काम आती है। जैसे मैंने एक पी टैग लिखा, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ MR
जो कि मैं अंदर लिखूंगा डेल के, ठीक है, क्यों वो भी बताता हूँ। तो 15,000 किसी चीज़ की प्राइस थी पहले, बट उस पर हमने दे दिया डिस्काउंट, तो वो हो चुकी है अभी 10,000, ठीक है। देखो MRP 15,000 की लिखी थी, जो कि अब हमने डिस्काउंट देके 10,000 कर दिया। तो जहाँ पर भी एक जहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट है उसको डेल के अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल टैग हो गया हमारे पास। देन उसके बाद हमारे पास हो गया सुपर और सब होता है। सुपर स्क्रिप्ट और सब का पता है किसी को? देखो, हमको अगर मुझे H2O लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो H2 में हमारा H2O2 जो है वो नीचे आता है ना। देन H टू दी पावर मुझे 2 लिखना है, तो पावर जो है वो हमारी थोड़ी ऊपर आती है। तो वैसा कुछ अगर मुझे लिखना है तो मैं सुपर और सब में लिखूंगा, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो इसमें मैंने पी टैग लिखा, देन उसके अंदर मैंने लिखा है एच, देन 2 जो है वो मुझे नीचे चाहिए। तो पर अगर अभी ऐसे में लिखूंगा H2O तो वो नॉर्मल आएगा ना H2O। तो 2 को मुझे करना है नीचे, तो सिर्फ 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, सब टेक्स्ट के अंदर लिखना पड़ेगा। सब मतलब सब स्क्रिप्ट, मतलब नीचे की तरफ। तो 2 अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा, यानी स्पेसेस जो है वो हटाएगा, देखो क्या जो हमारा H2O है वो 2 जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो मुझे अगर किसी की पावर देनी है तो वो सुपर स्क्रिप्ट होता है। जैसे मैं इसी को रेप्लिकेट करके यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स, देन एक्स की पावर मुझे 2 लिखना है, ओ तो मुझे चाहिए नहीं। तो अब ये 2 लिखूंगा तो सब में लिखूंगा तो वो नीचे आएगा, है ना। अगर मुझे ऊपर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सुप लिखना पड़ेगा, SUP, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। उसकी पावर, तो अब जरूरी नहीं 2 ही लिखना है मुझे, मतलब जो भी जहाँ पर लिखना है, मेरे पास एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं जो भी उसके अंदर लिखूंगा वो ऊपर आ जाएगा। ये हो गए। देन इसके बाद हमारे और भी टाइप है, BR टाइप होता है, वो भी बताऊँ मैं। हमने कैसा देख लिया, बी लिख लिया, स्ट्रॉन्ग IEM मार्क, स्मॉल नहीं देखा है, बाकी ये सारे देख लिया, डेल देख लिया, इंश्योर देख लिया, सुपर देख लिया, सब देख लिया, ठीक है। तो एक स्मॉल देखना है हमको, देन एक BR टाइप देखना है, ठीक है। तो देखो अभी अभी क्या हो रहा है, ये जो बी टैग में हमने जो भी लिखा है इतना इतना, देन हमने जो इटैलिक टैग में लिखा है वो एक के बाद एक आ रहा है ना। अगर हमको उसके नीचे वाली लाइन में भेजना है, मतलब जो इटैलिक के बाद जितना भी लिखा है वो मुझे नीचे वाली लाइन में चाहिए, तो मुझे बी टैग के बाद एक BR टैग लगाना पड़ेगा। BR टैग होता है वो लाइन ब्रेक करने की जरूरत है। तो ये बॉल टैग है हमारा, उसके बाद अगर मैं एक BR टैग लगा दूँ, BR टैग भी सेल्फ क्लोजिंग होता है, HR की तरह, तो हमारा HR टैग होता है। तो देखो मैंने BR लगाया, देन लाइन यहाँ से ब्रेक हो चुकी है, तो जो भी इसके बाद लिखा हुआ था वो आ गया नीचे वाली लाइन में। अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन पे मुझे नीचे वाली लाइन में चाहिए, तो मैं आई टैग के बाद भी एक BR टैग लगा दूंगा, अंडरलाइन में नीचे आ चुका। तो जहाँ पर भी हमको लाइन ब्रेक करनी है वहाँ पर BR टैग का यूज करें। देन उसके बाद BR टैग स्मॉल टैग पढ़ना था ना हमको, तो अगर मुझे कोई भी स्मॉल टैग चाहिए तो मैं स्मॉल टैग के अंदर लिखूंगा, स्मॉल टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा स्मॉल टैग, तो वो नॉर्मल जो पी टैग हमारा होता है उससे स्मॉल आएगा। मतलब नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट होता है उसमें स्मॉल आएगा, तो वही पी टैग के अंदर लिखा हुआ है पूरा, है ना। देन स्मॉल के अंदर मैंने जो लिखा है वो छोटा आ रहा है, बाकी H2O बड़ा है, देखो H बड़ा लग रहा है इसका और इसका H छोटा लग रहा है ना। तो जहाँ पर भी हमको स्मॉल टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है हम CSS से कर सकते हैं फोन साइज कम, बट अगर हमको HTML से करना है डायरेक्ट, उधर इतनी मेहनत नहीं करनी है, तो हम स्मॉल टेक्स्ट का यूज करते हैं। जहाँ पर भी हमें छोटा टेक्स्ट, जैसे मुझे रुपीज लिखना है, तो RS में लिखना है कैपिटल, तो RS मैंने यहाँ पर लिखा है कैपिटल, ठीक है। पर अब मुझे इसको थोड़ा सा छोटा चाहिए, मुझे जो इतना इतना ही थोड़ा छोटा चाहिए मुझे बाकी उसको, तो मैं क्या करूँगा स्मॉल टेक्स्ट के अंदर स्मॉल, फिर उसके बाद जो RS है इतना इतना, उसको मैं उठा के इसके अंदर डाल दूंगा। फिर उसके बाद देख
तो RS को मैंने लिख दिया स्मॉल टेक्स्ट के अंदर, देखिए RS सब छोटा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमको ऐसा टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करना है वहाँ पर स्मॉल टेक्स्ट के अंदर लिखना है। तो इतने टैक्स आज के लिए काफी, ठीक है। तो आगे का हम पढ़ेंगे कल, तो कल हम लिखने वाले हैं देव और स्पैन का यूज लिखने वाले हैं, देन मार्कियन आर्टिकल, देन उसके बाद लिस्ट लिखेंगे, ठीक है। लिस्ट बनानी होगी कैसे।